हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज़ 8 इक्विटीज़ डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है हमारी दूसरी सीरीज़। और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट MCQ पार्ट 2। यानी कि ये हमारा दूसरा MCQs पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले पूरी एक सीरीज़ है जहाँ पर 10 चैप्टर्स के आपको MCQs देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही हमारी ये पूरी सीरीज़, जितनी भी सीरीज़ हम लाने वाले हैं, 1000 से अधिक यहाँ पर आपको MCQs देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि आप सीरीज़ 8 की तैयारी कर रहे हैं सर्टिफिकेशन की, तो इससे अच्छा मंच, इससे अच्छा आपके लिए प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए नहीं हो सकती है। तो वीडियो देखें पूरे। किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताएं। साथ ही आप और कौन सी सीरीज़ की वीडियो चाहते हैं या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के जो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स के लिए नेट वर्थ की आवश्यक शर्त क्या है। व्हाट इज़ द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ सेल्फ क्लियरिंग मेंबर। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर्स के लिए नेट वर्थ की आवश्यक शर्त क्या है। ऑप्शन ए 50 लैक्स, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन डी नो रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 करोड़। देखिए, जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर होते हैं उनको 1 करोड़ रुपए की नेट वर्थ रखनी होती है, ताकि वे अपने क्लियरिंग और सेटलमेंट कार्यों को स्वयं पूरा कर सके। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इज़ देयर अ स्पेसिफाइड नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रेडिंग मेंबर अंडर सेबी रेगुलेशंस। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के तहत ट्रेडिंग सदस्य के लिए क्या कोई निर्धारित नेटवर्थ की आवश्यकता है। तो सेबी के नियमों के तहत पूछा गया है कि ट्रेडिंग सदस्य के लिए क्या कोई निर्धारित नेटवर्थ की आवश्यकता है। ऑप्शन ए यस 1 करोड़, ऑप्शन बी यस 3 करोड़, ऑप्शन सी नो, ऑप्शन डी यस 50 लैक्स। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नो। देखिए, सेबी के नियमों के अनुसार ट्रेडिंग सदस्य के लिए कोई विशिष्ट नेटवर्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, What must every trading member appoint in relation to the certification program? प्रत्येक ट्रेडिंग सदस्य को प्रमाणन कार्यक्रम से संबंधित क्या नियुक्त करना चाहिए। ऑप्शन ए एटलीस्ट 1 अप्रूव्ड यूज़र, ऑप्शन बी एटलीस्ट 2 अप्रूव्ड यूज़र, ऑप्शन सी एटलीस्ट 3 अप्रूव्ड यूज़र, और ऑप्शन डी अ कंप्लायंस ऑफिसर। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एटलीस्ट 2 अप्रूव्ड यूज़र। देखिए, ट्रेडिंग सदस्य को 2 स्वीकृत उपयोगकर्ताओं की नियुक्ति करनी होती है जो प्रमाणन कार्यक्रम में सफल हुए हो, ताकि वे ट्रेडिंग टर्मिनल को संचालित कर सके। तो एटलीस्ट 2 अप्रूव्ड यूज़र इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंबर टू ऑपरेट द डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग टर्मिनल। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग टर्मिनल संचालित करने के लिए सदस्यों को क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए अप्रूवल फ्रॉम सेबी, सेबी से अनुमोदन, ऑप्शन बी अ वैलिड ट्रेडिंग लाइसेंस, ऑप्शन सी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अप्रूव्ड एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रूव्ड यूज़र, और ऑप्शन डी पेमेंट ऑफ एनुअल फीस। तो क्या पूछा है आपसे कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग टर्मिनल संचालित करने के लिए सदस्यों को क्या आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अप्रूवल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रूव्ड यूज़र, यानी प्रमाणन कार्यक्रम की स्वीकृति और स्वीकृत उपयोगकर्ताओं की नियुक्ति। देखिए, ट्रेडिंग टर्मिनल चलाने के लिए सदस्यों को प्रमाणन कार्यक्रम से अनुमोदित होना चाहिए और कम से कम 2 स्वीकृत उपयोगकर्ता जो है वो नियुक्त करने होते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ आर इन्वेस्टर विथ क्रेडिट बैलेंसेज एक्सीडिंग Rs 25 lakhs पेड इन केस ऑफ अ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट की स्थिति में उन निवेशकों को कैसे भुगतान किया जाता है जिनकी क्रेडिट बैलेंस 25 लाख रुपए से अधिक है। ऑप्शन ए ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर, ऑप्शन बी ऑन अ प्रो रेटा बेसिस फ्रॉम द रिमेनिंग फंड, शेष धनराशि से आनुपातिक आधार पर, ऑप्शन सी
थर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम, सरकारी सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से। ऑप्शन डी बाय सेटिंग अप अ स्पेशल फंड फॉर हाई वैल्यू इन्वेस्टर, यानी उच्च मूल्य निवेशकों के लिए विशेष फंड स्थापित करके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑन अ प्रो रेटा बेसिस फ्रॉम द रिमेनिंग फंड, शेष धनराशि से आनुपातिक आधार पर। देखिए जब डिफ़ॉल्ट होता है और 25 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट बैलेंस वाले निवेशकों को भुगतान करना होता है, तो यह शेष धनराशि से आनुपातिक यानी प्रो रेटा आधार पर किया जाता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Who is responsible for taking necessary action laid down in the SOP beside the stock exchanges and clearing corporations? SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया में बताए गए आवश्यक कदमों के अलावा कौन से सदस्य जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए द सेबी, ऑप्शन बी द डिफॉल्टिंग टीएम और सीएम, ऑप्शन सी द नॉन डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स, ऑप्शन डी द क्लियरिंग मेंबर ऑफ द डिफॉल्टिंग टीएम। देखिए एसओपी में बताए गए आवश्यक कदमों के अलावा कौन से सदस्य जिम्मेदार होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, द क्लियरिंग मेंबर ऑफ द डिफॉल्टिंग टीएम, डिफ़ॉल्ट करने वाले टीएम का क्लियरिंग सदस्य। एसओपी के अनुसार डिफ़ॉल्ट करने वाले ट्रेडिंग सदस्य के क्लियरिंग सदस्य को कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 7 के पास। व्हाट हैपन्स इफ द unencumbered deposit are insufficient to cover the credit balance of all small investor? यदि बिना बाधित जमा सभी छोटे निवेशकों के क्रेडिट बैलेंस को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो क्या होता है? ऑप्शन ए द डिफिसिट इज कवर्ड बाय अ लोन फ्रॉम सेबी, ऑप्शन बी द क्रेडिट बैलेंस आर सेटल्ड proportionally from the available fund, all payments are delayed until additional fund are collected, और ऑप्शन डी द एक्सचेंज विल absorb the loss। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द क्रेडिट बैलेंस आर सेटल्ड प्रोपोर्शनली फ्रॉम द अवेलेबल फंड, उपलब्ध धन से अनुपातिक रूप से क्रेडिट बैलेंस का निपटान किया जाता है। देखिए यदि बिना बाधित जमा सभी छोटे निवेशकों के क्रेडिट बैलेंस को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उपलब्ध धन से अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसओपी फॉर डीलिंग विथ डिफॉल्ट? डिफ़ॉल्ट से निपटने के लिए एसओपी में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई शामिल नहीं है? ऑप्शन ए इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन बी प्रो रेटा पेमेंट टू इन्वेस्टर विथ लार्ज क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन सी लीगल एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग टीएम और सीएम, ऑप्शन डी यूटिलाइजेशन ऑफ अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट फ्रॉम सेटलमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, लीगल एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग टीएम और सीएम। देखिए एसओपी में डिफ़ॉल्ट करने वाले टीएम और या फिर सीएम, देखिए टीएम मतलब आपको पता होगा ट्रेडिंग मेंबर और सीएम मतलब क्लियरिंग मेंबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। एसओपी में वित्तीय निपटान पर जोर दिया जाता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट शुड द अफेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज डू इफ ट्रेडिंग इज डिसरप्टेड इन वन और मोर मार्केट सेगमेंट? क्या पूछा जा रहा है आपसे? यदि एक या अधिक बाजार खंडों में ट्रेडिंग बाधित होती है तो प्रभावित स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सस्पेंडेड ट्रेडिंग इन ऑल सेगमेंट, ऑप्शन बी इंश्योर ट्रेडिंग कंटिन्यूज इन अनअफेक्टेड सेगमेंट, ऑप्शन सी इमीडिएटली क्लोज ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन डी नोटिफाई सेबी विदाउट फर्दर एक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंश्योर ट्रेडिंग कंटिन्यूज इन अनअफेक्टेड सेगमेंट। जो दूसरे ट्रेडिंग सेगमेंट है जिनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है उनको जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, यानी उनमें ट्रेडिंग जारी रखनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अदर स्टॉक एक्सचेंजेस ड्यूरिंग एन आउटेज एट वन स्टॉक एक्सचेंज? पूछा जा रहा है आपसे कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में आउटेज के दौरान अन्य स्टॉक एक्सचेंजों की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए दे मस्ट ऑल्सो सस्पेंड देयर ट्रेडिंग, ऑप्शन बी दे कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग एज यूजुअल, ऑप्शन सी दे मस्ट कोऑर्डिनेट विद द अफेक्टेड एक्सचेंज, ऑप्शन डी दे मस्ट एक्सटेंड देयर ट्रेडिंग आवर्स एज वेल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दे कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग एज यूजुअल।
देखिए जब एक स्टॉक एक्सचेंज में आउटेज होता है तो अन्य स्टॉक एक्सचेंज जो है सामान्य रूप से अपनी ट्रेडिंग जारी रखते हैं, उनमें कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। What must the affected stock exchange do to restore normalcy after an outage? आउटेज के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रभावित स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए क्लोज ट्रेडिंग indefinitely. Option B, activate its disaster recovery site. Option C, notify SEBI about the issue. Option D, increase the trading margin. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक्टिवेट इट्स डिज़ास्टर रिकवरी साइट। अपनी डिज़ास्टर रिकवरी साइट सक्रिय करें। देखिए जब किसी स्टॉक एक्सचेंज में आउटेज होता है तो सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए डिज़ास्टर रिकवरी साइट को सक्रिय करना आवश्यक होता है ताकि ट्रेडिंग फिर से शुरू की जा सके। और अभी आप जो हैं करंट में आप देखते हैं कि सेबी जो है वो शटर डे को भी जो है ट्रेडिंग कभी कभी कुछ आवर्स के लिए जो है कंटिन्यू करती है। वो डिज़ास्टर रिकवरी साइट को चेक करने के लिए ही की जाती है। जैसे अभी आप देखेंगे कि मंडे 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो है वो ट्रेडिंग आपके डिज़ास्टर साइट से ही होगी। तो इसके बारे में आपको पता होगा, और नहीं है तो आपको जानकारी दे दी है हमने। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन मस्ट द अफेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्म मार्केट पार्टिसिपेंट बिफोर रिज्यूमिंग ट्रेडिंग? प्रभावित स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग फिर से शुरू करने से पहले बाजार प्रतिभागियों को कब सूचित करना चाहिए? ऑप्शन ए 30 मिनट बिफोर, ऑप्शन बी 1 आवर बिफोर, ऑप्शन सी एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर, ऑप्शन डी इमीडिएटली अपॉन रिजम्पशन। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, एटलीस्ट 50 मिनट बिफोर। ट्रेडिंग फिर से कम 15 मिनट पहले बाजार प्रतिभागियों को सूचित करना जरूरी होता है ताकि वे अपने सौदों के लिए तैयार हो सके। तो 15 मिनट पहले जो है वो सूचित करना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। What does section 18A of the SCRA pertain to? आपसे पूछा गया है कि SCRA की धारा 18A किससे संबंधित है? दोस्तों SCRA के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसके भी क्वेश्चंस आपके सीरीज़ 1 में थे। तो ये पूछा गया है कि SCRA की धारा 18A डेरिवेटिव्स जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑप्शन बी लीगल वैलिडिटी ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी सेटलमेंट प्रोसीजर फॉर इक्विटी शेयर, ऑप्शन डी इश्योरेंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लीगल वैलिडिटी ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। देखिए SCRA की धारा 18A जो है वो डेरिवेटिव्स अनुबंधों की कानूनी वैधता को परिभाषित करती है, जिसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स अनुबंध कानून के तहत वैध होते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंसिडर्ड लीगल एंड वैलिड अंडर सेक्शन 18A? डेरिवेटिव्स अनुबंधों की धारा 18A के तहत कानूनी और वैध माने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी सेटल्ड बाय एनी बैंक, ऑप्शन सी सेटल्ड ऑन द क्लियरिंग हाउस ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ऑप्शन डी ट्रेडेड थ्रू प्राइवेट एग्रीमेंट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपके, ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाए। देखिए ट्रेड डेरिवेटिव्स अनुबंध केवल तभी कानूनी और वैध माने जाते हैं जब उनका ट्रेड मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किया जाता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट डज द टर्म डेरिवेटिव्स इंक्लूड अकॉर्डिंग टू SCRA? SCRA के अनुसार डेरिवेटिव्स में क्या शामिल है? ऑप्शन ए ओनली स्टॉक एंड बॉन्ड, ऑप्शन बी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अदर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी ओनली रियल इस्टेट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए अब आप दो जो है सीरीज़ देखने के बाद और शुरू के चैप्टर अगर आपने देखे हैं तो इसमें क्या शामिल होगा? ऑप्शन नंबर बी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अदर इंस्ट्रूमेंट।
तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। SCRA के अनुसार डेरिवेटिव्स में न केवल वित्तीय साधन जैसे स्टॉक बल्कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय उपकरणों से उत्पन्न होने वाली प्रतिभूतियां भी शामिल होती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सेबी हैज़ द पावर टू डू विथ which of the following regarding stock exchanges and other person associated with the सिक्योरिटी मार्केट। सेबी के पास स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति बाजार से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है। ऑप्शन ए इशू लोन टू स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज को ऋण जारी करना। ऑप्शन बी कंडक्ट इंक्वायरी एंड ऑडिट्स, जांच और ऑडिट करना। ऑप्शन सी कंट्रोल कमोडिटी प्राइजेस, कमोडिटी की कीमतें निर्धारित करना। ऑप्शन डी मैनेज रियल इस्टेट पोर्टफोलियोज, रियल इस्टेट पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट। देखिए सेबी को स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्तियों पर जांच और ऑडिट करने का अधिकार होता है ताकि नियामकीय अनुपालन जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो सेबी जो को है, सेबी को स्टॉक एक्सचेंज और प्रतिभूति बाजार से जुड़े व्यक्तियों पर जांच का और ऑडिट का अधिकार होता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अंडर द सेबी एक्ट 1992 सेबी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेबी अधिनियम 1992 के तहत सेबी निम्नलिखित में से किसका विनियमन करने के लिए जिम्मेदार है। बैंक इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन बी कॉरपोरेट इश्यूएंस ऑफ कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़, ऑप्शन सी गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए ऑप्शन ए सी और डी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कंपनियों द्वारा पूंजी निर्गमन और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण। सेबी अधिनियम 1992 के तहत सेबी जो है कंपनियों द्वारा पूंजी के निर्गमन और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है ताकि बाजार की पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Which act allows SEBI to perform functions and exercise powers as delegated by the central government? कौन सा अधिनियम सेबी को केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट 1944, ऑप्शन बी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ऑप्शन सी कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम SCRA कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम जो है 1956 सेबी को केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने की अनुमति देता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। What is the minimum net worth requirement for clearing members of the Derivatives Clearing Corporation? डेरिवेटिव्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन के क्लियरिंग सदस्यों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त क्या है। ऑप्शन ए 100 लाख, ऑप्शन बी 200 लाख, ऑप्शन सी 300 लाख और ऑप्शन डी 500 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 300 लैक्स। देखिए डेरिवेटिव्स क्लियरिंग कॉरपोरेशन के क्लियरिंग सदस्यों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त 300 लाख रुपए है ताकि वे पर्याप्त वित्तीय ताकत के साथ कार्य कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। What is included in the non-allowable assets for computing the net worth of a clearing member? क्लियरिंग सदस्य की नेटवर्थ की गणना करते समय गैर स्वीकार्य संपत्तियों में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए कैश एंड बैंक गारंटीज, ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट्स एंड प्लेज सिक्योरिटी, ऑप्शन सी मार्केटेबल सिक्योरिटी, ऑप्शन डी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फिक्स्ड एसेट्स एंड प्लेज सिक्योरिटीज़। देखिए नेटवर्थ की गणना करते समय स्थिर संपत्तियां और गिरवी रखी गई प्रतिभूतियां गैर स्वीकार्य संपत्तियों में शामिल होती है क्योंकि इन्हें नकद में परिवर्तन करना जो है कठिन होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। Who need to obtain prior approval from SEBI before starting trading in any derivatives contract? किसी भी डेरिवेटिव्स अनुबंध में ट्रेडिंग शुरू करने से पहले किसे सेबी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। ऑप्शन ए क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी डेरिवेटिव्स ब्रोकर, ऑप्शन सी एक्सचेंजेस, ऑप्शन डी इन्वेस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, एक्सचेंजेस।
देखिए, किसी भी नए डेरिवेटिव्स अनुबंध में ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक्सचेंज को सेबी से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है ताकि नियामकीय अनुपालन जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लियरिंग कॉरपोरेशन? निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी क्लियरिंग कॉरपोरेशन की नहीं है? ऑप्शन ए, कलेक्शन ऑफ मार्जिन ऑन अ टाइमली बेसिस, समय पर मार्जिन एकत्र करना। ऑप्शन बी, मॉनिटरिंग पोजीशन इन डेरिवेटिव्स एंड कैश सेगमेंट, डेरिवेटिव्स और कैश सेगमेंट में पोजीशन की निगरानी रखना। ऑप्शन सी, अप्रूविंग न्यू ट्रेडिंग मेंबर। ऑप्शन डी, इंश्योरिंग क्लाइंट मार्जिन आर नॉट अप्रोप्रिएट अगेंस्ट ब्रोकर ड्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अप्रूविंग न्यू ट्रेडिंग मेंबर्स, नए ट्रेडिंग सदस्यों को मंजूरी देना। देखिए, क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम जो है वो मार्जिन की निगरानी और समय पर संग्रह करना है, लेकिन नए ट्रेडिंग सदस्यों को मंजूरी देना उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। तो आपसे नोट पूछा है इस क्वेश्चंस में, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सी जो है वो इसकी ऑप्शन सी, अप्रूविंग न्यू ट्रेडिंग मेंबर्स, यानी नए ट्रेडिंग सदस्यों को मंजूरी देना इसका कार्य नहीं होता है। इसके अलावा ऑप्शन ए, बी और डी इसका कार्य होता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। What is the minimum percentage of cash component required in the total liquid assets of a clearing member? क्लियरिंग सदस्य की कुल तरल संपत्तियों में नकद घटक का न्यूनतम प्रतिशत क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 75%। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 50%। देखिए, क्लियरिंग सदस्य की कुल तरल संपत्तियों में, यानी जो लिक्विड एसेट्स होती है, उसमें कम से कम जो है वो 50% कैश का होना ज़रूरी है। ये आपको ध्यान रखना है, कैश कंपोनेंट जो है उसमें आवश्यक है ताकि वे बाज़ार में वित्तीय संकट का सामना कर सके। अगर ये तरल में नहीं जो तरल संपत्तियां हैं उसमें कम से कम 50% कैश में नहीं होगा तो इसको दिक्कत आ सकती है क्लियरिंग मेंबर्स को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। What happens to client positions if a broker member default? यदि कोई ब्रोकर सदस्य डिफ़ॉल्ट करता है तो ग्राहक की पोजीशन का क्या होता है? ऑप्शन ए, पोजीशन आर लिक्विडेट इमीडिएटली। ऑप्शन बी, पोजीशन आर ट्रांसफर टू अनदर ब्रोकर मेंबर्स। ऑप्शन सी, क्लाइंट आर compensated by the trade guarantee fund। ऑप्शन डी, क्लाइंट आर रिक्वायर्ड टू क्लोज देयर पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोजीशंस आर ट्रांसफर टू अनदर ब्रोकर मेंबर। ये कि देखिए, यदि कोई ब्रोकर सदस्य डिफ़ॉल्ट करता है तो ग्राहक की पोजीशन को बंद करने की बजाय दूसरे ब्रोकर सदस्य को हस्तांतरित कर दी जाती है, जिससे ग्राहक पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन द SCRA डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभूतियां SCRA की सिक्योरिटीज़ की परिभाषा में शामिल है? ऑप्शन ए, राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़। ऑप्शन बी, रियल एस्टेट एसेट्स। ऑप्शन सी, फिजिकल गुड्स। ऑप्शन डी, पर्सनल लोन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़, यानी प्रतिभूतियों में अधिकार या फिर हित। देखिए, SCRA के अनुसार सिक्योरिटीज़ में वे अधिकार या हित शामिल होते हैं जो प्रतिभूतियों में होते हैं, जैसे शेयर या फिर बॉन्ड। तो चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। What is the characteristic of securities as defined by the SCRA, Security Contract Regulation Act? Option A, they must be tangible assets. Option B, they include marketable instruments such as stock and bond. Option C, they are limited to government bond. और ऑप्शन डी, they are only available for institutions investor। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, they include marketable instruments such as stock and bond। उनमें बाजार योग्य साधन शामिल होते हैं जैसे स्टॉक और बॉन्ड। देखिए, SCRA के अनुसार सिक्योरिटीज़ वे वित्तीय साधन होते हैं जो बाजार में ट्रेड किए जा सकते हैं, जैसे स्टॉक और बॉन्ड। तो चलते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट एक्सप्लिसिटी इंक्लूडेड इन द
SCRS डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से कौन सी SCRA की सिक्योरिटीज़ की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मॉर्गेज डेप्ट सिक्योरिटीज़, ऑप्शन बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऑप्शन सी आर्ट कलेक्शंस, ऑप्शन डी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर नोट पूछा है कौन सा नहीं है, तो SCRA की परिभाषा में डेरिवेटिव्स अनुबंध शामिल होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ जो है वो भी शामिल होती हैं, और बंधक ऋण प्रतिभूतियाँ यानी मॉर्गेज और डेप्ट सिक्योरिटीज़ है वो भी शामिल होती है, लेकिन आर्ट कलेक्शन इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। चलते, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्ट कलेक्शन। तो चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सेबी कैन टेक टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर? सेबी निवेशकों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकता है? ऑप्शन ए रेगुलेट इंश्योरेंस पॉलिसीज, ऑप्शन बी प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऑप्शन सी कंट्रोल कॉरपोरेट टैक्सेशंस, ऑप्शन डी ओवरसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सेबी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को धोखाधड़ी वाले व्यापार प्रथाओं से बचाना और उन्हें उचित निवेश विकल्प जो है वो प्रदान करना, इनका जो है वो कदम उठा सकता है सेबी ये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सेबी इज empowered to do which of the following is in relation to self regulatory organization? सेबी निवेशकों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकता है? ऑप्शन ए डिसॉल्व सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी कंट्रोल देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, ऑप्शन डी सेट देयर मेंबरशिप फीस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सेबी का मुख्य उद्देश्य, सेबी जो है वो आत्मनियामक संगठनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी सेबी के पास आत्मनियामक संगठनों को प्रोत्साहित करने और उनके नियमों को लागू करने की शक्ति होती है ताकि बाजार में अनुशासन बना रहे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी हैव द अथॉरिटी टू रेगुलेट? सेबी निम्नलिखित में से किसे विनियमित करने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ऑप्शन डी इंश्योरेंस कंपनी। तो सेबी जो है निम्नलिखित में से किसे विनियमित करने का अधिकार रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, सेबी का मुख्य कार्य स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करना है ताकि निवेशकों के हितों की सुरक्षा हो सके और बाजार का सुचारू संचालन हो सके। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से ट्रेडिशनल क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, जो मतलब पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों, ये हमारी दूसरी सीरीज़, और आज आपने देखा चैप्टर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट MCQs पार्ट 2। यानी हम अभी तक कई सारे प्रश्न जो हैं पहली सीरीज़ और ये दूसरी सीरीज़ जो चल रही हैं इसमें हम कवर कर चुके हैं। आने वाले सीरीज़ में भी आप कई सारे क्वेश्चंस और भी देखेंगे। यानी कि अगर आपको सेबी जो NISM का जो सर्टिफिकेशन है सीरीज़ 8 का, इसको अगर आसानी से क्रैक करना है, आसानी से इस एग्ज़ाम को आपको पास करना है, तो ये जो आपकी वीडियोस हैं जो भी हमने अभी तक अपलोड की है, और जो जितनी भी दोनों प्लेलिस्ट है और आने वाली आगे जो भी प्लेलिस्ट होगी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और भी कोई तैयारी कर रहा है तो वीडियो उनको शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चंस में दिक्कत है, या फिर आप हमें कोई और जो है किसी और वीडियो पे जो है किसी और टॉपिक्स पे जो है आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।